नमस्ते छात्रों। अभी हम देख रहे थे कि रुद्रट और विश्वनाथ ने जो अपने विचार स्पष्ट कर दिए हैं खंडकाव्य किस प्रकार है। तो खंडकाव्य किस प्रकार है यानी उसका उद्देश्य महत और लघु, और उसमें फिर विश्वनाथ ने कहा कि यानी चतुर्वर्ग में से एक का उसमें परिपाक होना चाहिए और एक रस का भी परिपाक होना चाहिए। तो जैसे विश्वनाथ की परिभाषा जैसे हम देखते हैं, एक देश यानी महत्वपूर्ण शब्द उसमें होता है। इस एक देश का आशय स्पष्ट करते हुए त्रिगुणाई जी ने कुछ बातों का उल्लेख कर दिया है। तो यानी त्रिगुणाई जी भी कहते हैं उसमें जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किया जाता है। जैसे जीवन के 4 पक्ष तो हम मानते हैं, लेकिन उसमें एक पक्ष का चित्रण होना चाहिए। उसमें जीवन की किसी इसमें महाकाव्य के लक्षण संकुचित रूप में स्वीकार किए जाते हैं। यानी महाकाव्य विस्तृत है और उसमें विस्तृत होने के कारण उसमें सभी रसों का परिपाक महत्वपूर्ण मानते हैं। और फिर यानी जैसे है उसके लक्षण यानी उनके जो तत्व होते हैं वे भी 7 होते हैं और वे भी विस्तृत होते हैं। लेकिन वे यहाँ त्रिगुणाई जी कहते हैं कि उसमें संक्षिप्त समाहार होना चाहिए। यानी महाकाव्य के जो तत्व है वो भी खंडकाव्य में आएंगे, लेकिन उसका जितना विवेचन महाकाव्य में हो चुका है उतना विवेचन खंडकाव्य में अपेक्षित नहीं है। रूप और आकार में खंडकाव्य महाकाव्य से छोटा होता है। रूप और आकार में खंडकाव्य महाकाव्य से बहुत छोटा होता है। उसमें प्रभावान्विति, वर्णन, प्रवाह आदि कुछ अन्य विशेषताएं पाई जाती है। यानी पूर्ण 9 रसों का परिपाक तो उसमें नहीं हो सकता खंडकाव्य में। एक ही रस का पूर्ण परिपाक हो सकता है और उसमें प्रभावान्विति, वर्णन, प्रवाह आदि कुछ अन्य विशेषताएं पाई जाती है जैसे महाकाव्य में है, लेकिन वह छोटी मात्रा में उसमें पाई जाती है। स्पष्ट है कि खंडकाव्य में कथा वस्तु संपूर्ण रूप से नहीं होती, उसका एक ही अंग होता है। खंडकाव्य में महाकाव्य जैसे इतनी बड़ी लंबी यानी कथा वस्तु नहीं होती है, संक्षिप्त कथा वस्तु होती है। जीवन की किसी एक महत्वपूर्ण घटना का मार्मिक उद्घाटन उसमें होता है। अन्य प्रसंग जो होते हैं संक्षेप में होते हैं। एक ही प्रसंग का विस्तृत वर्णन होना अनिवार्य है और बाकी प्रसंग जो है वो बाकी प्रसंग संक्षिप्त आ जाते हैं और वे या जैसे हम कहते हैं कि यानी प्रसंग के अनुसार उसका उन पात्रों का वहां आना महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे यानी खंडकाव्य और महाकाव्य देखने के बाद हमारे मन में एक सवाल पैदा हो जाता है कि महाकाव्य और खंडकाव्य में क्या अंतर है, यानी क्या अंतर है, क्या है, लेकिन वह क्या है, एक सीमित दायरे में अंतर है। जैसा कि महाकाव्य और खंडकाव्य में वही अंतर है जो उपन्यास और कहानी, नाटक और एकांकी में है। महाकाव्य विस्तृत होता है, खंडकाव्य संकुचित होता है। जैसे हम देखते हैं कि यानी यहाँ लोगों ने कहा है कि कैसा भेद होता है, उसमें अंतर क्या होता है। उपन्यास और कहानी में जो अंतर होता है, नाटक और एकांकी में जो अंतर होता है, उपन्यास जो कहता है हम देखते हैं विस्तृत होता है और इसमें से जैसे कहानी एकाध प्रसंग को ली जाती है वो कहानी बन जाती है, और नाटक 3 अंकों में खेलने वाली जो विधा है उसे नाटक कहते हैं। एकांकी यानी 1 एक्ट प्ले यानी एक अंक में यानी 1 घंटे में जो खेला जाता है उसे एकांकी कहा जाता है। 3 अंकों में पहले 4 अंकों तक नाटक खेला जाता था। रात के 9 बजे शुरू हो जाता था नाटक और जैसे प्रातः ब्रह्म समय जने 4 बजे तक यह नाटक चलता था, क्योंकि उसी समय ऐसा रंगमंच नहीं था। गांव-गांव में जाकर लोग ये नाटक खेलते थे, तो ऐसे जो है लोगों के मनोरंजन के लिए चलता था। तो ऐसे जो नाटक है वह बाद में 3 अंकों तक आ गया, 3 अंकों में, लेकिन समय की पाबंदी के कारण जैसे जैसे हम देखते हैं मरकट से मानव बन गया, उसी तरह नाटक से एकांकी निर्माण हो गई।
3 घंटे नाटक देखने के लिए एक जगह बैठना लोगों के पास समय नहीं है। इसीलिए फिर क्या हो गया, एकांकी का जन्म हो गया। एकांकी 1 घंटे में समाप्त होती है, या पढ़ते समय भी पाठक उसे पढ़ना दूभर हो जाता है। 3 घंटे इतना बड़ा नाटक पढ़ने के सिवा एकांकी उसके हाथ लग जाती तो वह तुरंत 1 घंटे में बैठकर पढ़कर समाप्त कर देता है, उसका आनंद ले लेता है। उसी तरह का आनंद महाकाव्य और खंडकाव्य में होता है। महाकाव्य विस्तृत होता है और खंडकाव्य संकुचित होता है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन की अनुभूति होती है, तो खंडकाव्य में जीवन के किसी एक ही खंड या एक ही अंग की अनुभूति होती है। यानी संपूर्ण जीवन का चित्रण उसमें नहीं होता है, एक अंश का चित्रण उसमें हो जाता है, लेकिन वह अपने आप में पूर्ण होता है। एक खंड का चित्रण क्यों न हो, लेकिन पहले उसके यानी बीच के तीसरे खंड का चित्रण कर देना है, तो यानी पहले दूसरे का संक्षिप्तकरण किया जाता है और चौथे का भी संक्षिप्त चित्रण उसमें होता है और तीसरे का यानी विस्तृत उसमें चित्रण हो जाता है। पहली सीढ़ी को छोड़कर वह तीसरी सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकता है, और उद्देश्य जो होता है वो उद्देश्य तो सफल होना चाहिए, इसी कारण जो होता है वह संक्षिप्त होता है। खंडकाव्य में जीवन के एक ही पक्ष का चित्रण होने के कारण उसमें उतार चढ़ाव, उपकथाएं आदि बातें नहीं होती है ना। जैसे हम देखते हैं नाटक हो, सिनेमा हो, तो प्रारंभ में यानी वो कथा वस्तु धीरे 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 चलने लगती है। जब मध्यांतर में चली जाती है तो क्या हो जाए, संघर्ष वही तक यानी एक विशिष्ट स्थिति तक पहुंच जाता है, और बाद में जब यानी मध्य पर यह संघर्ष पहुंच जाता है कथा वस्तु, तब वह उतार के ढलान की तरह ढलने लगती है और फिर वह उसका अंत जो होता है सुखमय होता है। तो ऐसे जो है उसका अंत भी सुखमय होता है। कथा में एक गतिमान प्रवाह होता है, वह जीवन के विशिष्ट अंश का मार्मिक उद्घाटन करता है। संगठितता, उत्सुकता, स्वाभाविकता ये कथा के विशेष गुण होते हैं। खंडकाव्य की कथा काल्पनिक भी हो सकती है। खंडकाव्य की कल्पना काल्पनिक भी हो सकती है, ऐसा कहा है। खंडकाव्य में सर्ग, छंद, मंगलाचरण आदि बातें अपेक्षित नहीं है। खंडकाव्य में जैसे हम महाकाव्य में हमने देखा तो ईशे स्तवन या मंगलाचरण ये जैसे है, तो उसी तरह खंडकाव्य में उसकी अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए कहते हैं, और अपेक्षित भी नहीं है, जबकि महाकाव्य में अत्यावश्यक माना गया है। यानी महाकाव्य विस्तृत है, इसी कारण उसके लिए जगह बहुत है, लेकिन खंडकाव्य में ऐसी आवश्यकता नहीं है। खंडकाव्य में पात्र कम होते हैं और उनके चरित्र का एक पहलू स्पष्ट, स्वाभाविक और सजीव रूप में सामने आता है। महाकाव्य में सभी पात्र आते हैं, एकाध व्यक्ति के पारिवारिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी का चित्रण उसमें होता है, तो सभी पात्र उसमें आ जाते हैं, जनता आ जाती है, परिवार के लोग आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं। लेकिन यहाँ खंडकाव्य में ऐसी विविधता नहीं होती, क्योंकि यानी यह तो संक्षिप्त है पहला उनका गुण, और उसके साथ साथ जीवन के एकाध प्रसंग का ही चित्रण उसमें होने के कारण ये विविधता उसमें सम्मिलित नहीं हो जाती है। खंडकाव्य में कथोपकथन, देशकाल, वातावरण आदि की योजना संक्षिप्त रूप में और रोचकता से की जाती है। कथोपकथन यानी जैसे हम मानते हैं संवाद योजना, संवाद योजना तो होनी आवश्यक है। नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, उसमें संवाद होते, जितने पात्र है उतने संवाद होते, लेकिन नाटक में ज्यादा होते हैं संवाद, क्योंकि वह नाटक व्यक्ति द्वारा खेला जाता है, इसी कारण संवाद ज्यादा होते हैं उसमें, कहानी में कम होते हैं संवाद। और ये जो खंडकाव्य में कथोपकथन, देशकाल, वातावरण आदि की योजना संक्षिप्त रूप में और रोचकता से की जाती है। देशकाल, वातावरण हर एक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति का चित्रण उसमें होना ही चाहिए।
क्योंकि उसी समय की राजनीतिक परिस्थिति का प्रभाव समाज पर होता है और समाज का चित्रण राजनीतिक परिस्थिति में चित्रित हो जाता है। इसी कारण राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति जो है एक दूसरे के लिए पूरक है। जो स्थिति है राजनीतिक, उसका असर जनता पर हमें दिखाई देता है और उसी के आधार पर यानी राजनीतिक परिस्थिति झलती है। इसी कारण राजनीतिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति एक दूसरे को पूरक है। इसी कारण देश काल वातावरण चित्रण जो आता है वही उसका पूरक माना जाता है। देश काल का चित्रण इसमें महत्वपूर्ण होता है। खंडकाव्य में रस के बारे में विशिष्ट नियम नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं महाकाव्य में हर एक सर्ग में एक छंद का होना, एक रस का होना अनिवार्य मानते हैं। उसी तरह खंडकाव्य में रस की अनिवार्यता नहीं मानी है। उसमें रस का विशेष परिपाक न दिखाकर किसी उदात्त भावना का चित्रण दिखाया जाता है। एक ही रस का चित्रण भी नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, उदात्त भाव जो होते हैं उसका चित्रण इसमें हमें दिखाई देता है, जो पाठकों को मुग्ध करता है। जैसे जो पाठकों पर उसका प्रभाव हमें पड़ता है, क्योंकि यानी अनेक रसों का परिपाक होगा तो पाठक का मन उसी तरह का बन जाएगा। लेकिन एक ही रस का परिपाक होता है तो पाठक के मन में उसी प्रकार की भावना निर्माण होती है और पाठक यानी उसके जो पात्र है, उसका जो पात्र है, यानी जैसे हम देखते हैं सदाचारी है, दुराचारी है, किस प्रकार का उसी तरह के भाव हमारे बन जाते हैं। तो पाठक निर्भर कर देता है कि यानी उसमें क्या सही है और क्या गलत है, उन्होंने लिखा हुआ गलत है या सही है, यह पाठक निश्चित कर देता है। और फिर वह एक बार वो पढ़ लेता है तो दूसरों को भी बता देता है अच्छा है यह पढ़ो, क्योंकि उसकी भावना उसी तरह की बन चुकी होती है। खंडकाव्य का उद्देश्य महाकाव्य के समान महान होना चाहिए। मानव जीवन की आदर्शों की सत प्रवृत्तियों की स्थापना खंडकाव्य का उद्देश्य होता है। उसमें उदात्त मानवीय तत्वों का चित्रण होना चाहिए। जैसे खंड महाकाव्य का उद्देश्य जो होता है वो महान होता है, उसी तरह ही वे कहते हैं कि खंडकाव्य का भी उद्देश्य महान होना चाहिए, क्योंकि वह मानव जीवन के आदर्शों के चित्रण करता है। असत प्रवृत्तियां जो है उसका गुणगान करती रहती है। इसी कारण उसमें मानव के उदात्त भावनाओं का, उदात्त संवेदनाओं का प्रकाशन होता है। इसी कारण खंडकाव्य जो है, खंडकाव्य का उद्देश्य महान होना चाहिए। खंडकाव्य जैसे हम देखते हैं तो उसमें अभिव्यक्ति होती है, प्रभावान्विति होती है, वर्णन पक्ष होता है, नायक होता है। जैसे हम देखते हैं खंडकाव्य में नायक के चरित्र के एक दो प्रमुख विशेष व्यक्त होते हैं, पूरा चरित्र चित्रण अपेक्षित नहीं होता है, यानी उसके जीवन के एकाध दूसरा पक्ष ही उसमें चित्रित होता है, उसका पूरे जीवन का चित्रण उसमें नहीं होता है। खंडकाव्य में अनावश्यक वर्णन को स्थान नहीं, वर्णन, संवाद, देशकाल, वातावरण, घटनाएं आदि का अत्यावश्यक रूप में एक मर्यादित रूप से ही उसका चित्रण होता है। यानी जैसे महाकाव्य में वर्णन जो है, जैसे अनेक प्रकार के वर्णन उसमें माने गए हैं। प्रकृति का वर्णन होना चाहिए, विवाह का सब होना चाहिए, पुत्र जन्मोत्सव का वर्णन होना चाहिए, विरह मिलन का वर्णन होना चाहिए। लेकिन यहाँ उतना विरह वर्णन जो है यानी खंडकाव्य में इतना स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। देश काल, वातावरण, घटनाएं आदि का अत्यावश्यक रूप में एक मर्यादित अंश तक ही उसका चित्रण होना चाहिए, नहीं तो वो पात्र जो है वो पात्र हट जाएगा। और ऐसे ही यानी प्रकृति का वर्णन, उत्सवों का वर्णन, उससे सारा खंडकाव्य भर जाएगा। इसी कारण आवश्यकता जितनी है उतना ही उसका चित्रण होना चाहिए, ऐसे कहते हैं। अभिव्यक्ति, खंडकाव्य में नायक के चरित्र का विस्तार से वर्णन नहीं होता
तो उसके चरित्र का एक अंश परिसीमित रूप में व्यक्त होता है, यानी जैसे उसके चरित्र का एक ही अंश उसमें चित्रित हो जाता है, क्रिया व्यापार संतुलित होते हैं और अवान्तर कथाओं में घटनाओं का त्याग किया जाता है। अवान्तर जो चित्रण होता है उसका त्याग किया जाता है और जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो है महत्वपूर्ण घटनाओं का ही वर्णन उसमें किया जाता है। इसमें यानी प्रभावान्विति महत्वपूर्ण मानी है। प्रभावान्विति खंडकाव्य की कथा वस्तु को समुचित संघटना प्रदान करती है। कथा का आरंभ अपने पूरे प्रभाव के साथ व्यक्त होता है। खंडकाव्य का प्रभाव अधिक रहता है। जैसे हम देखते हैं संस्कृत का जैसे मेघदूत है, आज भी संस्कृत इतने साल गुजर गए लेकिन मेघदूत का अभी भी महत्व कम नहीं हो गया है। जैसे हम देखते हैं कि यानी प्राचीन साहित्य जो है, संस्कृत साहित्य जो है यानी आज भी वह अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुका है। जैसे खंडकाव्य के दो भेद माने गए हैं, यानी संघात खंडकाव्य और असंघात खंडकाव्य। संघात खंडकाव्य में यानी जैसे हम मानते हैं इसमें एक ही छंद, एक घटना, एक दृश्य का वर्णन होता है ना। जैसे इसमें एक ही हिस्से का वर्णन उसमें होता है। जैसे ऐसे कई खंडकाव्य हमें दिखाई देते। संस्कृत का मेघदूत है यानी कालिदास का, और फिर जयद्रथ है, पार्वती मंगल है। इसमें एक ही खंड का एक ही अंश का चित्रण हो चुका है, उसमें बाकी वर्णन नहीं है। और असंगत जो है इसमें अनेक प्रकार के छंदों के साथ साथ विविध भावों का सहारा लेकर जीवन के एक अंश का चित्रण मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर असंघात का एक अच्छा नमूना हमारे पास आ जाता है। मैथिली शरण गुप्त जो है आधुनिक युग के 19वीं सदी के जो कवि हैं, लेखक हैं, नाटककार हैं, उन्होंने एक खंडकाव्य लिखा और वो बहुत अच्छा खंडकाव्य है यशोधरा। जो गौतम बुद्ध की पत्नी जो है यशोधरा उन्होंने लिखा है। जो इसकी कथा वस्तु हम देखते हैं तो गौतम बुद्ध दीक्षा प्राप्त करने के लिए निकल जाते हैं और जब ज्ञान प्राप्त करके वापस आ जाते हैं उसी समय का ही प्रसंग उसमें चित्रित कर दिया है। लेकिन उसमें अनेक प्रकार के रसों का चित्रण हो गया है, इसी कारण उसे असंघात कहा है। संघात में एक ही छंद का चित्रण होता है, असंघात में अनेक छंदों का अनोख रसों का परिपाक हो जाता है। हिंदी में खंडकाव्य की परिभाषा डॉक्टर गुलाब राय, सुमन, योगेंद्र कुमार मलिक ने भी बनाई है। आधुनिक काव्य में खंडकाव्य का विकास अधिक मात्रा में हुआ है। जैसे हम देखते हैं जैसे नाटक से एकांकिका का विकास हो गया, उसी तरह महाकाव्य से खंडकाव्य का भी विकास हो गया, क्योंकि उसके अनेक कारण हैं। जैसे समय की पाबंदी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इसी कारण आज के युग में महाकाव्य के सिवा लोग ज्यादा खंडकाव्य लिखने लगे हैं और लोग पढ़ने भी लगे हैं। आज के गतिमान युग में थोड़े थोड़े समय में आनंद देने वाला यह काव्य है, इसी कारण लोग उसे पढ़ते हैं और लिखने वाले भी उसकी पूर्व पीठिका देकर महाकाव्य लिखने के लिए 2-4 साल लगाने के सिवा खंडकाव्य 1 साल में कई महीने में समाप्त हो जाता है। इसी कारण समय की पाबंदी के कारण ये लोग यानी खंडकाव्य लिखने लगे और पाठक भी उसे पढ़ने लगे। कवि अपने नायक के चरित्र को आज के युग संदर्भ के अनुसार नए रूप में सामने लाने का प्रयत्न करते रहे हैं। छंद योजना, शब्द रचना आदि में नए प्रयोग करने का अवसर खंडकाव्य में मिलता है। उसी समय के पात्र है और उसी समय के पात्रों को आज के वर्तमान कालीन समय जो है उसके साथ सम्मिलित करने का, उसी समय का वो पात्र, आज का समय का पात्र
उसमें भेद दिखाने का प्रयत्न किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर कौशल्या वैसंत्री का यानी एक एक खंड काव्य है, सेकेंड ईयर को ही लगाया हुआ है। तो उसमें उसी समय की महाभारत रामायण कालीन सीता और आज की सीता, उसमें यानी भेद हमें दिखाई देता है। तो यानी उसी समय की सीता कुछ बोलती नहीं है, लेकिन आज की सीता जो है वो बोलती रहती है, अपना दुख प्रकट कर देती है। तो यही भेद हमें दिखाई देता है। उसी समय का पात्र, उसी समय की सीता और आधुनिक की सीता, उसी समय की रामायण कालीन महिला और आज की महिला, उसमें काफी परिवर्तन आया हुआ हमें दिखाई देता है। तो आधुनिक युग के जो रचनाकार है, खंड काव्य लिखने वाले, तो वे प्राचीन जो नायक है या नायिका है, तो उसके उस पात्रों को आज के समय के अनुसार ढालने का प्रयत्न कर देते हैं और उसे यानी मैथिली चरण गुप्त का साकेत, यशोधरा, द्वापर, यह खंड काव्य का श्याम कृष्ण, उर्मिला इन चरित्रों के नए रूप में सामने रखते हैं। यानी कृष्ण का वर्णन, उर्मिला का वर्णन उन्होंने आधुनिक युग में करने का प्रयत्न कर दिया है। अयोध्या उपाध्याय का प्रिय प्रवास राधा को नए रूप में सामने रखता है। अयोध्या उपाध्याय ने यानी प्रिय प्रवास लिखा और उसी को उन्होंने नए रूप में लाने का प्रयत्न कर दिया। पंचवटी, जयद्रथ वध, प्रतीत, विष्णुप्रिया, सुदाम, हरिचरित्र, ये हिंदी के खंड काव्य प्रसिद्ध है। तो उन्होंने यानी उसी पात्रों के साथ साथ आधुनिक युग में इन नए पात्रों को लाने का प्रयत्न कर दिया और उसी को उन्होंने वास्तवता के साथ यानी कालातीत है, पुराने हैं, फिर भी आज के युग में कैसे वह महत्वपूर्ण है, ये दिखाने का प्रयत्न अयोध्या उपाध्याय ने या मैथिली शरण गुप्त हो तो उन्होंने करने का प्रयत्न कर दिया है। तो हिंदी साहित्य में खंड काव्य आधुनिक युग में प्रचुर मात्रा में हमें दिखाई देते हैं। तो यानी प्राचीन संस्कृत कालीन खंड काव्य, मध्यकालीन खंड काव्य में नहीं हुआ है, लेकिन आधुनिक युग में हिंदी साहित्य में हमें ये खंड काव्य दिखाई देते हैं, जो उसी समय का साहित्य और आज का साहित्य इसमें संबंध स्थापित कर देता है। तो धन्यवाद छात्रों, यहाँ हम दे देंगे क्योंकि यहाँ खंड काव्य और महाकाव्य समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।